वेलकम बैक QC हिंदी क्लासेस के प्लेटफॉर्म से। मैं जेपी सर। जैसे कि हम लोग रस की प्रक्रिया में प्रवेश कर चुके हैं और इससे पहले मैं आज जो वीडियो स्टार्ट करूं, इससे पहले जो पार्ट 1 और पार्ट 2 रस से संबंधित मैंने बना दिया है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा है या आप लोग ने देखा है कि उसमें रस की परिभाषा, रस का नामकरण, रस का अर्थ है ना, ये सारी चीज़ें मैंने पार्ट 1 में रखा है। रस का जो पार्ट 2 मैंने बनाया है उसमें रस के अंग, जो 4 अंग होते हैं, उसके बारे में एक एक का परिभाषा और कौन से रस के अंग के कितने भेद होते हैं, कितनी संख्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने रस के पार्ट 2 में रखा है। आज जो थर्ड पार्ट बना रहे हैं, रस का थर्ड पार्ट, इस पार्ट में हम लोग रस की संख्या और स्थायी भाव समझेंगे, जानेंगे। यानी कहने का मतलब जो रस से ज़्यादातर जहाँ से क्वेश्चन उठाता है वो उठाता है स्थायी भाव से। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण रस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, और वो पॉइंट है रस की संख्या। पहला जो पॉइंट है, आज मूल रूप से 2 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। रस की संख्या, रसों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। और दूसरा जो बिंदु है, रसों के स्थायी भाव। इससे पहले मैंने स्थायी भाव क्या होता है, किसे कहते हैं, पार्ट 2 में मैं क्लियर कर दिया हूँ। आज इन 2 मूल बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, जो महत्वपूर्ण तो है ही, इसके साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे कंपटीशन में या फिर जो हमारे 9, 10, 11, 12 के सिलेबस है उसमें अगर हम ज़्यादातर बात करें तो यहीं से क्वेश्चन उठाता है ना। स्थायी भाव यानी प्रत्येक रसों के जितने रस माने गए हैं, कितने रस माने गए हैं, किसके द्वारा कितना रस माना गया है, किस मुनि ने कितना रस माना है, किस मुनि ने फिर बाद में कितना रस माना, फिर टोटल इन दोनों के अलावा और 2 बाद में कौन से रस आए, इन्हीं सारे मूल बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो अहम टॉपिक है रस से संबंधित, जो पार्ट 3 ये बन रहा है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे रस की संख्या और रस के स्थायी भाव। तो आइए इन दोनों को एक एक करके पहले समझते हैं। तो पहला हमारा जो पॉइंट है, रसों की संख्या। जो पहला हमारा हेडिंग होगा रस की संख्या, मैं फिर से ये बता दे रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है रस की संख्या। अगर हमें सीधा सीधा अगर ये बताना होता कि रस की संख्या कितनी होती है तो हम इसे बस 2 वाक्य में कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कंपटीशन का ज़माना है, तो ये भी जानना ज़रूरी है कि किस मुनि ने कितना रस माना है ना। तो ये सारी चीज़ें जो मेरे तरफ से हो सकता है और जो चीज़ मैंने कवर किया है, वो सारी चीज़ आज मैं रस की संख्या से संबंधित बातें रखूँगा आप लोगों के बीच में, और आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर हम एक वाक्य में कहें कि रस की संख्या कितनी होती है तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं 8, या रस की संख्या कितनी होती है तो 9। लेकिन हमें ये समझना है कि अगर 8 है तो किसके अनुसार है, किस मुनि के अनुसार है, अगर 9 है तो किस मुनि के अनुसार है। इन दोनों पॉइंट के अलावा ये भी जानेंगे आज कि कंपटीशन में अगर क्वेश्चन पूछता है कि रसों की संख्या कितनी होती है, या कंपटीशन में जो क्वेश्चन घुमाकर आजकल पूछा जा रहा है, उस क्वेश्चन को कैसे पढ़कर और उसका राइट आंसर कैसे होगा, वो आज क्लियर करेंगे। तो ये मैं फिर से कह सकता हूँ कि बड़े बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा है,
और उस चैप्टर में ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है। तो रस की संख्या पे आज हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे कि इससे पहले मैंने आप लोग को बताया है कि रस का नामकरण किसने किया है, भरत मुनि ने, है ना। पहले वाले वीडियो में सब क्लियर किया हूँ। फिर रस का उल्लेख किस शास्त्र में हुआ है या कहाँ हुआ है, तो नाटक में, यानी नाट्य शास्त्र में। ये सारी चीज़ें मैं वीडियो फर्स्ट में पार्ट 1 में क्लियर कर दिया हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन कई तरीके से उभर कर आ रहा है। जैसे पहला अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि भरत मुनि कौन थे, मैं बता दिया हूँ पहले वाले पार्ट में। भरत मुनि के अनुसार, अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो इसलिए मैं सारा क्वेश्चन आप लोग को आज यहाँ कवर करवाऊँगा। भरत मुनि के अनुसार अगर हम रसों की संख्या माने तो रसों के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है एवरीवन? चलिए मैं ही बता देता हूँ। रसों की संख्या 8 मानी गई है, ठीक है ना। अगर हम ये पूछें या ये जानें, या अगर ये हमारे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर सीधा सीधा पूछता है कि नाट्य शास्त्र में, देखिए क्वेश्चन कई तरीके से बदल रहे हैं। पूछ देगा कि नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रसों की संख्या कितना माना है, या रसों की संख्या कितने उल्लेख किए हैं, है ना। तो आपको क्या मानना है, कितने उन्होंने बताया है, 8। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, कभी भी कंपटीशन का क्वेश्चन हल करिए, या कभी भी आप कोई भी अगर रस से संबंधित क्वेश्चन हल करते हैं तो पहले उस क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ना। कई बार लगता है कि क्वेश्चन सरल है और हम लोग तुरंत ट्रिक लगाकर चले आते हैं, लेकिन उसका आंसर कुछ और होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, वो क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, पूछ देगा भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, तो 8। या फिर पूछ देगा कि नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या कितनी है, तो 8, क्योंकि नाट्य शास्त्र भी भरत मुनि ने ही लिखा है ना। या पूछ देगा कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने रसों का उल्लेख किया है, तो 8। क्लियर है यहाँ पे? अब आगे बढ़ा जाए। चलिए, ये तो भरत मुनि ने मान लिया, लेकिन बाद में फिर 2 आचार्य और आए, और वो दोनों आचार्य कौन हैं? एक हैं आचार्य अभिनव गुप्त, याद रखिएगा नाम। बाद में आचार्य अभिनव गुप्त आए, अभिनव गुप्त, ठीक है ना, ये गुप्त आए। और एक और थे, कौन? मम्मट। ये सब संस्कृत से संबंधित कवि हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं ये सब। जब बाद में भरत मुनि के बाद ये दोनों फिर आए तो इन्होंने क्या कहा, नहीं, रसों की संख्या 9 मानी जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये दोनों बाद में आए और इन दोनों के अनुसार जो रसों की संख्या मानी गई वो कितनी मानी गई? 9 मानी गई। ठीक है ना, याद रहेगा आप लोग को। मम्मट के अनुसार आप लोग नोट भी करते चलिएगा। रसों की संख्या रसों की संख्या 9 मानी गई। कितनी मानी गई? 9। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी? 8, या 8 रसों का उल्लेख किसने किया? तो भरत मुनि ने। ये क्लियर है। फिर बाद में 2 और आचार्य आए, आचार्य अभिनव गुप्त और मम्मट ने ये माना कि नहीं, रसों की संख्या कितनी मानी जाएगी? 9, और इसी 9 को प्रमाणित कर दिया गया। ठीक है ना, जो हम इन्हीं 9 को मान लिया गया कि नहीं, जो रसों की संख्या है वो कितनी है? 9। और अभी तक हम लोग अपने व्याकरणीय आधार पे 9 ही रस के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब वो अलग बात है कि क्वेश्चन पूछने वाला किस तरीके से पूछ रहा है, तो इसलिए मैं दोनों बातें क्लियर कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा। पूछेगा 8 रसों का उल्लेख किसने किया? तो भरत मुनि ने। 9 रसों का उल्लेख किसने किया? तो अभिनय गुप्त ने। अगर ऑप्शन में अभिनय गुप्त है तो अभिनय गुप्त लगाइए, अगर ऑप्शन में मम्मट है तो मम्मट लगाइए, अगर दोनों ऑप्शन में है एक साथ तो दोनों लगाइए। इसमें किसी को कोई दिक्कत
मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और उभर कर आ रहा है। हर पॉइंट पे, हर एक वाक्य पे क्वेश्चन कुछ न कुछ उभर कर आ रहा है, और मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि आप लोग को सारे क्वेश्चन से अवगत करा दूँ, क्योंकि मैं वैसे क्वेश्चन से मतलब टच करके, पार करके, उनको पढ़कर और आप लोग के सामने आज खड़ा हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम आप लोग से वो क्वेश्चन न छूटे। आप लोग जाएं एग्जाम में तो हिंदी से संबंधित, रस से, चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप लोग अच्छे से कर आएँ। और बड़े क्लास में मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आप लोग हिंदी में शायद बहुत से बच्चे हल्के में लेते हैं। देखिए जो बड़ी कंपटीशन में बच्चे जाते हैं तो आजकल हर कंपटीशन में लगभग हिंदी के क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग हिंदी को हल्के में मत लीजिए। बाकी आप लोग फ्रीडम हैं, आप लोग समझ सकते हैं। आचार्य मुम्मट के अनुसार हो गया। लेकिन अब यहीं पे एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर भरत मुनि ने 8 माना और इन्होंने 9 माना तो वो 9वां रस कौन सा है? तो उसको जब हम रस की संख्या में चलेंगे तो उसमें बताएंगे, लेकिन जानकारी के लिए यहाँ बता देना चाहता हूँ। आगे हम लोग रस की संख्या में और भी अच्छे से क्लियर करेंगे। वो देखिए इन दोनों ने तो एक समान 8 तक आए होंगे, 1 से लेके 8 तक दोनों समान आए होंगे, क्योंकि ये भरत मुनि 8 माने हैं तो ये भी 8 तक पूरा समान आए होंगे। लेकिन जो 9वां रस रखा गया है, अर्थात वो 9वां रस कौन सा है, या फिर भरत मुनि ने जो 8 रस माने हैं और जो 9वां रस आ गया है इन दोनों के अलावा, तो वो 9वां रस कौन सा है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है शांत रस। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एक पॉइंट पर क्लियर करवा रहा हूँ आप लोग को। शांत रस। अब देखिए यहाँ पे फिर से क्वेश्चन बन के आ रहा है कि वह कौन सा रस है जिसका उल्लेख नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने नहीं किया है। तो कौन सा रस है? तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों का आंसर क्या होगा? शांत रस। क्यों? क्योंकि शांत रस का उल्लेख भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि 8 रसों के अलावा ये 9वां रस जो है वो शांत रस है, इसलिए 9वें स्थान पे शांत रस को रखा गया है। अर्थात इसलिए शांत रस को भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में अपने वर्णन नहीं किया है। ठीक है, क्लियर हो गया। जब हम रसों की संख्या यहाँ पे लिखवाऊंगा तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि आचार्य अभिनय गुप्त और मम्मट ने जो 9वां रस रखा है ना, व्याकरणीय आधार पे जो 9वां रस का उल्लेख किया है या 9वां रस जो लाए हैं वो कौन सा रस है? तो कौन सा रस है? शांत रस। अब क्लियर है। मैं भरत मुनि के द्वारा भी क्लियर कर दिया हूँ और अभिनय गुप्त के द्वारा भी क्लियर कर दिया हूँ। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा इनके द्वारा किसके किसके अनुसार कितनी संख्या मानी गई है। लेकिन आगे चलकर ऐसा तो नहीं कि यही लोग जो मान लिए वो मान लिए, फिर बाद में कुछ और विद्वान आए, है ना, कुछ और आचार्य आए और इन्होंने दो और जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया? यहाँ पे 2 और जोड़ दिया और कुल टोटल कितने रसों की संख्या हो गई? 11। ठीक है ना, कुल टोटल 11 हो गई। लेकिन अगर आपके जब भी क्वेश्चन करे कि रसों की संख्या कितनी होती है तो आपको 9 ही लगाना है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? 9 होगा। ये तो अलग से बाद में 2 आचार्य आए तो ये 2 और जोड़ दिया, और वो 2 कौन कौन से हैं मैं रसों की संख्या जब लिखवाऊंगा तो उसमें क्लियर करूंगा। लेकिन इसमें आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है ना, किसके अनुसार कौन सा रस पूछ रहा है, बस ये याद रखना है। और लास्ट में आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछे कि रसों की संख्या कितनी होती है तो आपको 9 ही लगाना है। ओके डियर, चलिए अब हम इसकी संख्या को देखते हैं। एक तरफ मैं आप लोग को संख्या लिखता हूँ और एक तरफ उनके स्थायी भाव। अब देखिए थोड़ा सा स्थायी भाव समझ लीजिए। इससे पहले मैंने परिभाषा बताया था कि स्थायी भाव का शाब्दिक अर्थ होता है प्रधान भाव, यानी मुख्य। तो प्रत्येक रस का अपना एक स्थायी भाव होता है। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। प्रत्येक रस का यानी जितने रस रहेंगे उसके उतने स्थायी भाव होते हैं। तो आइए देखते हैं, आप लोग इसको नोट भी करते चलिएगा।
तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक तरफ लिखा है रसों की संख्या और एक तरफ लिखा है मैंने स्थायी भाव, ठीक है ना, आप लोग देख सकते हैं। चलिए, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि रसों की संख्या कितनी मानी गई है, 9, ठीक है ना। तो आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं, पहला जो रस है श्रृंगार रस, दूसरा है हास्य रस, तीसरा है आपका रौद्र रस, चौथा है करुण, पांचवा है वीर, छठवां है विभत्स रस, सातवां है भयानक रस, आठवां है अद्भुत रस, नौवां है शांत रस, 10वां है भक्ति रस और ये 11वां है वात्सल्य रस। लेकिन इनके बारे में हम लोग पहले बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम 9 रसों की बात करेंगे, ठीक है ना, कि पहले 9 रस कौन कौन से हैं ये मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कंपटीशन में शुद्ध और अशुद्ध पूछता है। मैं बहुत से कंपटीशन में देखता हूँ, चाहे आज भी पूछता है शुद्ध और अशुद्ध, तो उसमें एक शब्द कई बार देता है, श्रृंगार। तो ये श्रृंगार लिखना आप लोग सीख लीजिएगा, कैसे लिखा जाता है। कई बार आप लोग श्रृंगार ऐसे लिखते हैं, ये वाला रॉ लगा देते हैं, तो ये जहाँ आप लोग लगाएंगे ये गलत हो जाएगा, इसको गलत माना जाएगा। शुद्ध और अशुद्ध जो क्वेश्चन पूछता है ना, तो उसमें श्रृंगार शब्द कई बार पूछा है, और जब आप ऐसा देखेंगे और ऐसा आंसर लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा कि श्रृंगार कैसे लिखा जाता है। देखिए, ये मैंने श्रृंगार लिखा है, तो ये आपको 9 रस के बारे में मैं ये लिख दिया हूँ। अब जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है कि प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, ठीक है ना, स्थायी भाव होता है। तो आइए इनके स्थायी भाव हैं जो उनको भी देख लेते हैं। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। क्या होता है? रति होता है। रति को प्रेम भी बोला जाता है ना, रति या प्रेम। हास्य का होगा हास, ठीक है। रौद्र, रौद्र का मतलब क्या होता है? क्रोध होना। तो रौद्र का क्या स्थायी भाव होगा? क्रोध, उसका ये स्थायी भाव निकल कर आ रहा है। करुण, करुण का अर्थ होता है दुख, है ना। करुण का अर्थ क्या होगा? दुख। तब जब कहीं दुख होता है तो हम लोग क्या मनाते हैं? शोक मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शोक। जब कहीं पीड़ा होता है, दुख की बात होता है, तो वहाँ शोक मनाते हैं ना। अब देखिए, वीर, जहाँ वीर पैदा होगा तो क्या होगा? उत्साह होगा। लोगों के मन में क्या होगा? उत्साह पैदा होगा। जहाँ वीरता की बात होगी वहाँ लोगों के मन में उत्साह पैदा होगा। विभत्स, विभत्स को हम लोग बोलते हैं जुगुप्सा। जुगुप्सा, जुगुप्सा भी बोलते हैं या फिर घृणा भी बोलते हैं इसको। जुगुप्सा या घृणा भी बोलते हैं, याद रखिएगा, दोनों चीज़ याद रखना है आप लोग को। और भयानक, अब देखिए भयानक क्या होता है? जब आप लोग अचानक रास्ते में चल रहे होते हैं तो अचानक आपके सामने शेर आ जाए या सांप पड़ जाए तो आपको अचानक डर से पैदा हो जाती है ना। या फिर एक एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ और आप लोग शोर कर रहे हैं, तो मैं आप लोग को समझा रहा हूँ लेकिन आप लोग बिल्कुल मेरे से डर नहीं रहे। सपोज डेट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं बाहर से जाकर छड़ी लेकर आया तो एकदम क्लास शांत हो जाएगा। तो वहाँ कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर क्या होगा? डर पैदा हो गया। तो भयानक, ऐसे जगह के लिए भयानक शब्द प्रयोग किया जाता है। तो भयानक का क्या होगा? भय। बहुत ही सिंपल है, आप लोग देख सकते हैं। अद्भुत, अद्भुत को हम लोग आश्चर्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आश्चर्य। आश्चर्य या विस्मय भी बोल सकते हैं आप लोग। आश्चर्य या विस्मय भी इसको बोलते हैं। दोनों नाम याद रखिएगा, क्योंकि कंपटीशन में कोई ये ना देकर ये दे दे, तो इसलिए आप लोग को दोनों नाम याद रखना है, ठीक है ना। अब देखिए, जो 9वां रस था, जिस 9वें रस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और मैंने बताया भी कि 9वां रस जो शांत रस है, तो शांत रस को 9वें नंबर पर रखा गया है। तो शांत रस का जो आपका स्थायी भाव होगा वो क्या होगा? निर्वेद। क्या बोलते हैं उसको? शांत रस को निर्वेद बोलते हैं, है ना, याद रखिएगा। शांत रस को हम लोग निर्वेद बोलते हैं। तो आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, एक तरफ मैंने रसों की संख्या लिखा है और एक तरफ स्थायी भाव लिखा है, और कहीं ना कहीं कंपटीशन में इससे तो संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है। आप लोग इसको एकदम रट जाइएगा कि किस रस का कौन सा स्थायी भाव है, या फिर आपको स्थायी भाव देगा और पूछेगा कि इस स्थायी भाव का कौन सा रस होगा।
तो बिल्कुल इतना रट जाइए इस क्वेश्चन, इस पूरे ये जो संख्या है और स्थाई भाव, कि चाहे वो स्थाई भाव पूछे, चाहे रस पूछे, चाहे इधर से पूछे, चाहे उधर से पूछे, हमको किधर से भी पूछेगा उसका आंसर हम सटीक दे सकें, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम रस याद करें, दोनों तरफ से याद करना है। जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि भय स्थाई भाव किस रस का ये है, किस रस का स्थाई भाव है, तो आपको तुरंत बताना पड़ेगा कि भयानक रस का। तो इसलिए दोनों तरफ का, मेरा कहने का मतलब है कि दोनों तरफ से ऐसा याद करिए, चाहे इधर से पूछे चाहे इधर से पूछे, आप लोग उसका सटीक आंसर दे सके। चलिए, तो ये तो हम 9 रस की बात कर रहे थे और भरत मुनि ने यहीं तक माना था, याद रखिएगा। भरत मुनि ने यहीं तक बस रस माना था, 8 ही तक माना, लेकिन बाद में आए तो 9वां रस कौन कौन जोड़ दिया? अभिनव गुप्त और मम्मट ने। और वो 9वां रस कौन सा है? शांत रस। क्लियर है ना? मैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ये चीज़ रिपीट कर दिया हूँ, ताकि एक हर स्टूडेंट्स को सरल से सरल भाषा में समझ में आ जाए। अब आगे बढ़ते हैं, और जो 2 रस और हैं, कौन कौन से? मैंने बताया कि बाद में जब आचार्य लोग आए तो 2 रस और मान लिया गया। कौन कौन सा? भक्ति रस और वात्सल्य रस। तो इसको आप लोग सिर्फ नॉलेज के लिए रखिए, है ना। बाद में ये दोनों रस आया और इन दोनों रस को दो रस को और जोड़ दिया गया। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, कभी भी क्वेश्चन पूछे कि रसों की संख्या कितनी होती है, अगर ऑप्शन में 9 है तो आप लोग 9 लगाइएगा, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में 9 नहीं है तब आप लोग 11 लगाएंगे, ठीक है ना। इसमें किसी भी स्टूडेंट्स को पर डाउट होने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछ रहा है। ऑप्शन में 9 है तो 9 लगाइए, और 9 नहीं है तो 11 लगाइए। आप ही में से बहुत से बच्चों के जहन में ये उठ रहा होगा कि सर दोनों ऑप्शन दे दिया तो। सही बात है, आप ही लोग के या आप लोगों की जगह मैं भी रहूँगा तो शायद मेरा भी यही क्वेश्चन होता कि सर ऑप्शन में दोनों अगर दे दिया तो हम क्या करेंगे। तो इसका भी सॉल्व है मेरे पास। अब देखिए, पहली बात आपको पढ़ना है क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, उसके अनुसार हमें आंसर देना है। पूछेगा कि कुल रसों की संख्या, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो रहा है। पूछेगा कि कुल रसों की संख्या कितनी होती है, और ऑप्शन में 9 भी दे 11 भी दे। तो जब कुल की बात कर दिया, टोटल की बात कर दिया, तो आपको 11 लगाना है, ठीक है। यहाँ क्लियर हुआ। अगर या फिर आपसे ये पूछे कि कुल रसों की संख्या कितनी है, और ऑप्शन में 9 न देकर 11 दे दिया, 8 दे दिया, 7 दे दिया, तब तो आप लोग 11 लगाएंगे ही। क्लियर है ना। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए, ये जो दो रस बाद में जोड़ दिया गया है, तो इनके भी स्थाई भाव होंगे। तो आइए इनके भी स्थाई भाव देख लेते हैं। भक्ति का होता है भगवद, भक्ति का होता है भगवद, है ना, भगवद विषय, भगवद विषय। और वात्सल्य का होता है वात्सल्यता, वात्सल्यता, ठीक है ना। ये इन दोनों के भी स्थाई भाव हैं। भक्ति रस का स्थाई भाव भगवद विषय, वात्सल्य रस का स्थाई भाव वात्सल्यता। तो इस तरह मैंने आप लोग को रसों की संख्या और प्रत्येक रस का स्थाई भाव मैंने यहाँ पे क्लियर करा दिया, यानी एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि लगभग सारे बच्चों को, जितने भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, सबको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोग को कहीं डाउट है, कोई चीज़ न समझ में आए, तो आप लोग कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और जैसे भी आपका इच्छा करें नंबर पर पूछिए, स्कूल में पूछिए या कमेंट से पूछिए, लेकिन पूछिए, ठीक है। तो इसमें किसी को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी समझ लेते हैं, क्योंकि जो अब मेरा अगला रस से संबंधित जो अगला मेरा वीडियो बनेगा पार्ट 4, ये पार्ट 3 चल रहा है। पार्ट 3 में मैंने रसों की संख्या और स्थाई भाव रखा है। अब देखिए, एक क्वेश्चन और छूट रहा है। अगर आपसे ये पूछें कि रसों की संख्या कितनी होती है, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि कंपटीशन वाले क्वेश्चन भी घुमा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। अब देखिए, कभी पूछ देगा
कि स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है, तो ऊपर वाले ने मुझे थोड़ा सा कॉमन सेंस दिया है, आपको भी कॉमन सेंस दिया है, दिमाग दिया है, बुद्धि दिया है, तो हमें उस क्वेश्चन के अनुसार आंसर देना है। पूछेगा कि रसों की संख्या कितनी होती है तो आप लोग तुरंत लगा देंगे 9, लेकिन पूछ देगा कि स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है तब भी आपको 9 ही लगाना है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि जितना रस होगा उतना उसका स्थायी भाव होगा, है ना। ओके, तो ये भी बात क्लियर हो गई। या रस की संख्या पूछें या स्थायी भाव की संख्या पूछें तब भी आपको 9 लगाना है। इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब थोड़ा इनके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये जो वीडियो मैं आज का बना रहा हूँ ये पार्ट 3 है, रस का पार्ट 3 है, और पार्ट 3 में मैंने रसों की संख्या और स्थायी भाव रखा है। अब देखिए पार्ट 4 में मैं क्या रखूँगा, और रस से संबंधित ये जो पार्ट 4 बनेगा वो आखिरी रहेगा। रस का पार्ट 4 आखिरी पॉइंट रहेगा, और पार्ट 4 में हम लोग रस पूरी तरह कंप्लीट करेंगे, है ना। तो रस के पार्ट 4 में हम लोग जो क्या होता है कि बहुत से कंपटीशन में कविता दे देता है, 4 लाइन का पोयम दे देता है और पूछता है कि इसमें कौन सा रस है। तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें किसी भी स्टूडेंट्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई रस तो हम उस कविता को या पोयम को पढ़ते हैं ना, काव्य को पढ़ते हैं, पद या छंद को जैसे ही पढ़ते हैं हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि नहीं ये इस पंक्ति में या इस काव्य में या इस कविता में ये रस है। जैसे सपोज डेट एग्जाम्पल, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, है ना। तो जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे तो आपके जहन में क्या समझ में आ रहा है कि ये वीर रस का है, वीरता की बात कर रहा है, तो तुरंत उसमें लगा देंगे। ऑप्शन में दिया रहेगा कि कौन सा रस है, तो वहाँ पे तुरंत वीर लगा देंगे। जहाँ पे थोड़ा सा दुख की बात करें वहाँ पे तो ये सारी चीज़ें मैं पार्ट 4 में रखूँगा, यानी रस के पार्ट 4 में रखूँगा। एक 2 एग्जाम्पल रखूँगा, मैं एक 2 कविता पढ़ूँगा और उसको एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि ये किस रस का उदाहरण है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज सिर्फ इनके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। देखिए पहला होता है श्रृंगार रस। जैसे कि नाम से ही समझ में क्या आ रहा है, श्रृंगार का मतलब होता है सजाना या सजावट, ठीक है ना। श्रृंगार का अर्थ होता है, या इसके शब्द से ही समझ में आ रहा है कहीं श्रृंगारता की बात हो रही, सजावट की बात हो रही है ना। तो देखिए अब जब हमें अर्थ मिल रहा है तो हमारे कहीं ना कहीं जहन में ये भी बात उभर कर आ रही है कि श्रृंगारता कौन करता है, श्रृंगार कौन करता है, या तो जेंट्स करेगा या तो लेडीज़ करेगी। तो हमारे सामने इसका राइट आंसर भी आ गया है कि जहाँ नायक और नायिका, जहाँ प्रेमी और प्रेमिका, जहाँ पति और पत्नी दोनों की बात हो, इस किसी भी कविता में, किसी भी काव्य में, किसी भी पद में, किसी भी छंद में, किसी भी चौपाई में, जहाँ नायक नायिका या दंपति का मतलब होता है पति पत्नी, या फिर प्रेमी प्रेमिका की मिलन की बात हो, है ना, तो वहाँ पे कौन सा रस लगेगा, श्रृंगार रस लगेगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि अगले वीडियो जो पार्ट 4 बनेगा उसमें मैं उदाहरण कविता पढ़ के बताऊंगा, लेकिन अभी इसका अर्थ समझ लीजिए कि क्या होता है। ये क्लियर हुआ श्रृंगार। अब देखिए श्रृंगार रस को 2 भाग में बांटा गया है, एक होता है संयोग रस और एक होता है वियोग रस। अब संयोग क्या होता है, तो संयोग का मतलब ये होता है कि जहाँ नायिका और नायक का मिलन होता है। संयोग का मतलब जुड़ाव, जोड़ना। तो जहाँ मिलन की बात करें, है ना, वहाँ पे कौन सा रस, संयोग रस। और जहाँ अलग होने की बात करें, अलग जरूरी थोड़े ना कि पति पत्नी में हमेशा मिलजुल कर ही रहते, बीच बीच में कहीं झगड़े भी होते हैं, किसी कारणवश उनमें अलगाव भी पैदा हो जाता है। मालिक ना करे कि किसी के अंदर किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन ये चैप्टर वैसा है तो समझाने के लिए मैं ये चीज़ यूज कर रहा हूँ, है ना। जहाँ बिछड़न की बात करें, जहाँ अलग होने की बात करें, प्रेमी प्रेमिका की जो बिछड़न की बात हो, नायक नायिका की बिछड़न की बात हो, या पति पत्नी के बिछड़न की बात हो, अलग होने की बात हो, तो वहाँ पे
वियोग रस होता है, क्योंकि वियोग का अर्थ ही होता है अलग अलग होना। ठीक है, क्लियर है। दूसरा है हास्य। हास्य का मतलब होता है उल्लास, है ना, जहाँ हंसी की पात्र बने, है ना, जहाँ हंसने की बात किया जाए वहाँ पे हास्य रस लगेगा। तीसरा रौद्र, जैसे कि नाम से ही समझ में आ जा रहा है, नाम से ही समझ में आ, रौद्र का मतलब क्रोध की बात कर रहा है ना, क्रोध की बात हो रही, गुस्सा की बात हो रही है, तो यहाँ पे रौद्र रस। रौद्र का मतलब होता है क्रोध। करुण, करुण का अर्थ होता है दुख, जहाँ पर दुख की बात हो, अचानक कोई मर जाता है तो वहाँ पे दुख की बात होती है, तो लोग वहाँ पे शोक मनाते हैं। कहीं घटना घट जाती है तो लोग वहाँ शोक मनाते हैं, तो वहाँ पे कौन सा रस लगेगा? करुण रस लगेगा। ओके डियर, चलिए फिर वीर रस। वीर रस तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जहाँ वीरता की बात करें, है ना, बढ़ा चढ़ा कर उसकी वीरता की बात करें, उसको बताया जाए पोयम के द्वारा कि आप ऐसा कर सकते हैं, है ना, चाहे कितनी भी परेशानियाँ आप उसका सामना कर सकते हैं, तो वहाँ पे कौन सा रस? वीर रस। ठीक है, क्लियर है। आगे विभत्स। विभत्स का मतलब होता है जुगुप्सा, ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, जो भी आपको बताया जाएगा उदाहरण, उसमें सारी ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है भयानक रस। अब देखिए भयानक के बारे में मैं बताया, अचानक हम चल रहे हैं और अचानक हमारे सामने शेर आ गया, हाथी आ गया, कोई जानवर आ गया, तो हम लोग डर जाते हैं, तो वहाँ पे कौन सा रस होता है? अचानक सांप, हम चल रहे हैं अंधेरे में और रस्सी भी गिरा रहेगा, लेकिन हमें सांप का महसूस होगा तो हम डर जाएंगे, हमें लगेगा कि सांप है तो डर जाएंगे, तो वहाँ पे भयानक। भयानक का मतलब ही होता है भय, तो भयानक रस लगेगा। अद्भुत। अद्भुत का मतलब होता है आश्चर्य, अचानक कोई चीज़ वो आ जाना। अभी हम लोग चल रहे हैं और अचानक हमारे साथ कोई घटना नहीं, कोई अचानक हमारे साथ वो चीज़ हो जाती है, जैसे हम घर में हैं, बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं और अचानक पिताजी आ गए, तो वहाँ पे कौन सा रस होगा? अद्भुत रस। मैं बिल्कुल उदाहरण दे देकर आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ आज मैं अर्थ बता रहा हूँ। लास्ट है शांत रस। शांत का मतलब समझ में आ ही रहा है, बिल्कुल जहाँ पे शांति की बात करें, तो शांत रस कहाँ होता है? जहाँ सत्संग वगैरह होता है, देखते हैं ना आप लोग, कहीं सत्संग उत्संग होता है या कहीं पूजा पाठ होता है, तो वहाँ पे शांत रस का प्रयोग किया जाता है, उदाहरण देकर बताया जाएगा। इसके बाद भक्ति। भक्ति का मतलब होता है क्या? जहाँ भक्ति की बात करें, जहाँ इसी से जुड़ा संबंध है, पूजा पाठ की बात करें, जहाँ पे भगवान की बात करें, ईश्वर की बात करें, अल्लाह की बात करें, वहाँ पे कौन सा रस? भक्ति रस। उसके बाद देखिए सबसे थोड़ा सा हटकर वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस क्या होता है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझिए। वात्सल्य रस ये होता है कि जहाँ पर छोटे बच्चों की बचपने की बात किया जाए, है ना, सपोज डेट एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे हम लोग श्री कृष्ण जी के ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। कृष्ण जी बचपन में क्या थे? नटखट थे, वो गगरियाँ जो मक्खन की गगरियाँ थे तोड़ देते थे, है ना, इधर उधर दौड़ते हुए गोपियों को भी परेशान करते रहते थे, या फिर और भी जो छोटी छोटी उनकी जो आदतें थी, नटखट आदतें थी। तो जितने भी श्री कृष्ण से संबंधित अगर पोयम या कविता में बात करें या बचपन की बात करें, बचपना की बात करें, तो वहाँ पे कौन सा रस लगता है? वात्सल्य रस लगता है। ठीक है डियर ऑल, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह आप लोग पूरे रस का अर्थ समझ गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी किसी को अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछिए। तो आज के जो वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें रखा है, रस की संख्या, रस की स्थायी भाव और एक एक रस का मैंने अर्थ भी बता दिया है। अब हम पार्ट 4 में एक एक रस के कम से कम 2-2 उदाहरण पढ़ेंगे, है ना, और 2-2 उदाहरण से मैं आपसे खुद क्वेश्चन करूँगा कि इसमें कौन सा रस हो सकता है, और आंसर आप लोग का होना चाहिए। ओके डियर, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये आज हमने रस से संबंधित पार्ट 3 कंप्लीट किया है, यानी पार्ट 3 आज बन चुका है और इस तरह कंप्लीट हुआ है, और पार्ट 4 में इसके एग्जाम्पल उदाहरण रखकर एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।